ایک चालाक शख्स जिसने अपनी अक्ल, मक्कारी और मंसूबाबंदी से ऐसी ताकत हासिल कर ली कि खिलाफत अब्बासिया के लिए दर्द सर बन गया। हर जंग, हर साजिश, हर मौका पर बाबक का सितारा बुलंदी की तरफ बढ़ता गया। जहां दूसरों के कदम लड़खड़ाए, वहां वो और मजबूत होता गया। ऐसा लगता था जैसे तकदीर खुद उसके साथ है और कोई ताकत अब उसे रोक नहीं सकती। जब बाबक के मानने वालों की तादाद तकरीबन 3 लाख तक पहुंच गई, तो उसने सन 201 हिजरी में खिलाफत अब्बासिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उस वक्त बगदाद में खलीफा मामून अब्बासी हुकूमत कर रहा था। 3 साल तक खलीफा मामून को अंदरूनी मसाइल ने इस तरफ तवज्जो देने का मौका न दिया। फिर 204 हिजरी में उसने अपने गवर्नर ईसा बिन मोहम्मद को, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान का हाकिम था, हुक्म दिया कि बाबक की बगावत ख़त्म करे। मगर कुछ वजूहात की बिना पर ईसा बिन मोहम्मद ये मुहिम मुकम्मल न कर सका। 209 हिजरी में खलीफा मामून ने एक और सरदार अली बिन सिद्का अल-मारूफ ज़ुरैक को भेजा कि वो बाबक की फौज को तोड़ दे और उसे गिरफ्तार करके लाए। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। बाबक ने मुकाबले में ज़ुरैक के साथी इब्ने जुनैद को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। ज़ुरैक भी इस मुहिम में नाकाम रहा, इसलिए मामून ने उसे हटाकर इब्राहिम बिन लैस को आर्मीनिया और आज़रबाईजान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। लेकिन ज़ुरैक ने बगावत कर दी। उसने मोसिल और आज़रबाईजान के दरमियान के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर मोसिल पर भी हमला कर दिया। इस लड़ाई में मोसिल का गवर्नर सईद बिन उन्स मारा गया और ज़ुरैक ने शहर पर कब्जा जमा लिया। यह खबर खलीफा मामून तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गया। सन 212 हिजरी में उसने मोहम्मद बिन हमीद तूसी को मोसिल का नया गवर्नर मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि ज़ुरैक और बाबक दोनों को ख़त्म करे। मोहम्मद बिन हमीद ने फ़ौरन मोसिल का रुख किया, ज़ुरैक को शिकस्त दी और शहर दोबारा वापस ले लिया। मोसिल की मुहिम ख़त्म करने के बाद उसने अपनी फ़ौज के साथ बाबक की तरफ पेशकदमी की। वो बड़ी चालाकी और मंसूबाबंदी से आगे बढ़ता हुआ बाबक के इलाकों तक पहुंच गया। बाबक कुछ देर तक पहाड़ के दामन में लड़ता रहा, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया। मोहम्मद बिन हमीद कामयाबी के जोश में उसका पीछा करता हुआ तकरीबन 3 कोस तक ऊपर चला गया। अचानक बाबक के सिपाही कमीनगाह से निकले और उस पर हमला कर दिया। खुद बाबक भी पलटकर मोहम्मद पर टूट पड़ा। मोहम्मद बिन हमीद की फौज घबरा गई और भाग निकली, मगर मोहम्मद ने साबित कदमी से लड़ाई जारी रखी। आखिरकार वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गया, जख्मी हुआ और शहीद हो गया। जब यह खबर खलीफा मामून तक पहुंची तो वो शदीद रंजीदा हुआ। बाबक की बगावत और उसकी फतूहात ने खलीफा को बहुत गुस्सा दिलाया, मगर किस्मत ने उसे मजीद कोई कदम उठाने का मौका न दिया और कुछ ही अरसे बाद खलीफा मामून दुनिया से रुखसत हो गया। बाबक ने शहर बज़ को अपना मजबूत ठिकाना बना रखा था। उसने अर्दबील और आज़रबाईजान के दरमियान मौजूद कई किलों को तबाह और वीरान कर दिया था। जब खलीफा मोतसिम अब्बासी ने 218 हिजरी में अपने भाई मामून के इंतकाल के बाद खिलाफत संभाली, तो उसने अबू सईद मोहम्मद बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि बाबक के खिलाफ कार्रवाई करे। अबू सईद ने वो तमाम किले दोबारा तामीर किए जिन्हें बाबक ने बर्बाद किया था। उसने उन्हें फौज, हथियारों और अनाज से मजबूत बना दिया। इसी दौरान बाबक के सिपाहियों के एक दस्ते ने इन इलाकों पर रात के वक्त अचानक हमला किया, लेकिन अबू सईद ने फौरन उनका पीछा किया। उसने न सिर्फ लूटा हुआ माल वापस लिया, बल्कि बेशुमार बाबकी सिपाहियों को कत्ल किया और कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर उसने मकतूलों के सर और कैदियों को एक रिपोर्ट के साथ खलीफा मोतसिम के पास भेज दिया। ये थी बाबक के मानने वालों की पहली बड़ी शिकस्त, जो खिलाफत की फौज के हाथों हुई। इसके बाद दूसरी शिकस्त एक दिलचस्प और हैरानकुन अंदाज में हुई। बाबक का पुराना साथी और मददगार मोहम्मद बिन हैस, जो आज़रबाईजान के एक किले में रहता था, पहले तो बाबक की फौज को खुराक और असलहा पहुंचाता था, मगर बाद में उसके बाबक से ताल्लुकात खराब हो गए। कुछ रिवायात के मुताबिक बाबक ने उस पर बदएतमादी जाहिर की, जबकि कुछ मुहर्रिखीन कहते हैं कि मोहम्मद बिन हैस ने हालात देखकर अपनी वफादारी बदल ली। उसे अंदाजा हो गया था कि खिलाफत अब ताकतवर हो रही है और बाबक का अंजाम करीब है, इसलिए उसने अपनी जान और मकाम बचाने के लिए खलीफा मोतसिम का साथ दे दिया। एक दिन बाबक का सिपह सालार इस्मत वहां से गुजरा। मोहम्मद बिन हैस ने उसकी बड़ी इज्जत की, दावत दी और रात को उसे किले में ठहराया।
لیکن ऐन रात के वक्त उसने धोखे से इस्मत को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथियों को कत्ल कर दिया और इस्मत को खलीफा मोतसिम के दरबार में भेज दिया। खलीफा ने इस्मत से बाबिक के किलों और जंगी राजों के बारे में पूछा। इस्मत ने सब कुछ बता दिया, रास्ते, खुफिया ठिकाने और जंगी मंसूबे तक, लेकिन मोतसिम ने उसे रिहा न किया और सजा दी। फिर खलीफा ने मशहूर सिपह सालार अफशीन हैदर को बाबिक के मुकाबले के लिए भेजा और उसे जबाल के इलाके की गवर्नरी अता की। अफशीन ने जंग के मैदान में पहुंचकर पहले खुराक और सप्लाई का मजबूत इंतजाम किया। उसने रास्तों को महफूज बनाने के लिए हर थोड़ी दूर पर चौकियां कायम की और तजर्बाकार सिपाहियों को निगरानी पर लगा दिया। ये सिपाही अर्दबील से लेकर अफशीन के कैंप तक दिन रात गश्त करते और हर काफिले को हिफाजत से गुजरने देते। जब भी बाबिक का कोई जासूस पकड़ा जाता, अफशीन उससे न सख्ती करता न जुल्म, बल्कि उसके साथ नरमी से पेश आता, उसके अखलाक और हालात के बारे में जानता और फिर उस पर मजीद एहसान करके आज़ाद कर देता। खलीफा मोतसम ने जब देखा कि अफशीन अकेला बाबक का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो उसने अपने एक और नामवर सिपा सालार बगा कबीर को बड़ी फौज, मालो असबाब और रसद के साथ अफशीन की मदद के लिए रवाना किया। बाबक को जब खबर मिली कि बगा कबीर एक बड़ी फौज के साथ आ रहा है, तो उसने सोचा कि हमला करने से पहले ही उस पर शबखून यानी अचानक हमला मार दिया जाए। लेकिन बाबक के इस मंसूबे की खबर उसके अपने ही कुछ जासूसों के जरिए अफशीन तक पहुंच गई। अफशीन ने फौरन बगा कबीर को खत लिखा, तुम काफले के साथ कला नहर तक जाओ, फिर काफले को रवाना करके खुद वापस अर्दबील आ जाना। बगा कबीर ने अफशीन की हिदायत के मुताबिक यही किया। वो काफला आगे भेजकर खुद अर्दबील वापस चला गया। अब इधर बाबक को सिर्फ इतनी इत्तला मिली कि बगा का काफला कला नहर की तरफ रवाना हो गया है। उसे ये गुमान हुआ कि बगा खुद भी इसी काफले में मौजूद है, इसलिए वो अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ उस पर हमले के लिए निकल पड़ा। जब बाबक कला नहर के करीब पहुंचा तो बगा कबीर तो वहां था ही नहीं, लेकिन कला नहर का वाली यानी गवर्नर अपने सिपाहियों के साथ उसी काफले के हमराह मौजूद था। बाबक ने समझा कि यही बगा का लश्कर है। उसने हमला किया, काफले के तमाम सिपाहियों को मार डाला और तमाम मालो असबाब लूट लिए। इसी दौरान रास्ते में बाबक की मुलाकात अफशीन के सिपा सालार हैशम से हो गई। बाबक ने उस पर भी हमला किया। हैशम जख्मी होकर एक कले में जा छुपा। बाबक ने कले का मुहासरा कर लिया, लेकिन ऐन उसी वक्त अफशीन अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गया और अचानक बाबक के लश्कर पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि बाबक के सिपाहियों के होश उड़ गए। वो बदहवासी में इधर उधर भागने लगे। ज्यादातर सिपाही मारे गए, बाकी जान बचाकर हौकान की तरफ भाग निकले। बाबक भी किसी तरह बचकर वहां पहुंच गया, लेकिन वहां से पलटते ही उसने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने पहाड़ी रास्तों पर कब्जा करके अफशीन के लश्कर की रसद का रास्ता काट दिया। अब अफशीन की फौज को खाने पीने का सामान मिलना बंद हो गया और लश्कर के सिपाही भूख से निढाल होने लगे। अफशीन ने करीबी इलाके मरागा के हाकिम को पैगाम भेजा कि फौरन खुराक और सामान रवाना करो, मगर बदकिस्मती से रास्ते में बाबक के सिपाहियों ने वो रसद लूट ली। ये खबर मिलते ही बगा कबीर ने फौरन अपना तमाम मालो असबाब किसी न किसी तरह बाबक के हमले से बचाया और बड़ी मेहनत से वो सब कुछ अफशीन के कैंप तक पहुंचा दिया। अफशीन ने वो सामान लश्करियों में तकसीम कर दिया, जिससे लश्कर वक्ती तौर पर संभल गया। अब अफशीन ने मुतमईन होकर अपने सिपा सालारों को बाबक पर हिसार डालने का हुक्म दिया। चुनाचे किला बस से 6 मील के फासले पर मोर्चे कायम किए गए। बगा ने करिया बज़ में दाखिल होकर जंग छेड़ दी। सख्त लड़ाई के बाद इसके लश्कर का बड़ा हिस्सा काम आ गया और वो मोहम्मद बिन हमीद सिपा सालार के मोर्चे में वापस चला आया। इसने मदद तलब की तो अफशीन ने अपने भाई फजल अबू जोश, अहमद बिन खलील और जनाह अल आहवर को बगा की कमक पर रवाना किया और हुक्म दिया कि फलां दिन फलां वक्त बाबक पर यकबारगी हमला करना। मैं भी इस सिमत से यलगार करूंगा। मगर इत्तेफाक से बरसात और सख्त सर्दी की वजह से बगा वगैरह यौम मुकर्रर पर ना पहुंच सके और अफशीन ने अकेले ही हमला कर दिया। इब्तदाई लड़ाई में बाबक मुकाबला ना कर सका और पीछे हट गया। अफशीन ने बढ़कर उसके मोर्चे पर कब्जा कर लिया।
अगले दिन बगा वगैरह बर्फ, बारिश और सर्दी से तंग आकर एक पहाड़ी पर चढ़ गए जो अफशीन के लश्करगाह के करीब थी। वहां भी बर्फबारी ने उनका दम निकाल दिया। 2 दिन इसी अजियत में गुजरे। इसी दौरान बाबक ने मौका पाकर अफशीन पर अचानक शबखून मारा, जिससे अफशीन को पीछे हटना पड़ा। दूसरी तरफ बगा की फौज में रसद कम होने से शोर व फरियाद मच गई। मजबूरन बगा किले बज की तरफ बढ़ा ताकि अफशीन का हाल मालूम करे, मगर राह में बाबक के सिपाहियों ने घेर लिया। बगा किसी तरह बचकर रात के अंधेरे में एक दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके दामने कोह में जा उतरा। इसने वहां पड़ाव डाला और मालो असबाब की हिफाजत के लिए पहरा मुकर्रर किया, लेकिन लश्कर थकन से निढाल था। सब सिपाही सो गए। बाबक ने मौका देखा और अचानक हमला कर दिया। तमाम मालो असबाब लूट लिए गए और बगा खाली हाथ खंदके अव्वल की तरफ भागा, जो पहाड़ के दामन में वाक़ थी। यूं बर्फ, बारिश और जंग के शोर में खिलाफत का लश्कर पसपा हुआ और बाबक एक बार फिर अपनी तदबीर और जुर्रत से दुश्मन पर भारी पड़ा। मगर ये कामयाबी वक्ती थी, क्योंकि अफशीन अब खामोश बैठने वाला न था। वो अपने दिल में इंतकाम की आग लिए ऐसा जाल बुन रहा था जिससे निकलना खुद बाबक खुर्रमी के लिए नामुमकिन होने वाला था। अब देखना यह है कि क्या अफशीन अपनी तदबीर से बाबक को ज़ेर कर पाएगा या तारीख एक बार फिर बाबक की फतह लिखेगी। ये सब आपको पता चलेगा अगले हिस्से में, बाबक का अंजाम अफशीन का जाल में।